आज की ई लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं मंजू मिश्रा, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर नंबर 1 थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। आइए उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम पर चर्चा करते हैं। आज के इस यूनिट में हम जो यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं इसके अंदर हम हीट इंजन, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स स्केल ऑफ टेम्परेचर के बारे में चर्चा करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आप सभी ऊष्मागति के प्रथम नियम से अच्छी तरह परिचित हैं। ऊष्मागति का प्रथम नियम किसी प्रोसेस में निकाय को दी गई ऊष्मा डेल्टा क्यू, निकाय द्वारा किए गए कार्य डेल्टा डब्ल्यू और निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि डी यू में संबंध स्थापित करता है। डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, इस इक्वेशन को आप पहले भी पढ़ के हैं। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम से ऊष्मा व यांत्रिक कार्य की तुल्यता स्थापित होती है। ये क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है, जिसमें हीट और मैकेनिकल वर्क के एक दूसरे के तुल्य होते हैं, ये स्थापित होता है। परंतु प्रक्रम की दिशा का निर्धारण नहीं होता। लेकिन ये नहीं बताया जा सकता कि इस प्रोसेस की डायरेक्शन क्या होगी। ऊष्मा जो है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है या लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है, उसकी दिशा के बारे में कोई बात नहीं की जा सकती है। यदि डेल्टा यू ज़ीरो है, आपको ये ऊपर इक्वेशन दिखाई दे रही है, इसमें डी यू को ज़ीरो कर दीजिए, यानी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो क्या देखते हैं हम, इक्वेशन जो भी आप मार्क करें 1, उससे हमें क्या मिलता है? जैसे ही हम डी यू को ज़ीरो लिख देते हैं, डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू के हो जाता है। अर्थात ऊष्मा इंजन द्वारा ऊष्मा का पूर्ण रूप से यांत्रिक कार्य में परिवर्तन संभव है। जितनी हमने हीट दी, सारी की सारी हीट कार्य में परिवर्तित हो गई। लेकिन वास्तव में हीट इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती है। यह तथ्य सिद्धांत के द्वारा भी सिद्ध किया जा सकता है। प्रकृति में कार्यरत विभिन्न प्रोसेस प्रक्रमों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला उत्क्रमणीय यानी रिवर्सिबल, दूसरा अणु उत्क्रमणीय यानी इरिवर्सिबल प्रोसेस। आइए रिवर्सिबल प्रोसेस यानी उत्क्रमणीय प्रक्रम के बारे में चर्चा करते हैं। उसके लिए हम एक एग्जाम्पल से भी, दो एग्जाम्पल से भी हम लोग इस चीज़ को समझेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस होते क्या हैं। उसको समझने के लिए हमने एक अनंत सूक्ष्म परिवर्तन से कोई ऊष्मागति के निकाय ए अवस्था से अवस्था बी प्राप्त कर लेता है। ठीक है, ए स्टेट से बी स्टेट के अंदर परिवर्तन हो रहा है। कैसे हो रहा है? उस समय हम निकाय, इस प्रोसेस में हम निकाय को डेल्टा क्यू हीट प्राप्त करते हैं। वह निकाय के द्वारा किया गया कार्य डी डब्ल्यू है। निकाय कार्य कर रहा है और निकाय से ऊष्मा प्राप्त हो रही है। उस कंडीशन में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जो होगा वो क्या होगा? डी यू बराबर यू बी माइनस यू ए। फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। तो यू बी माइनस यू ए किसके बराबर है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे जाइए, तो डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू के बराबर है। आंतरिक ऊष्मा अवस्था का फलन होती है। ये भी आपने अच्छे से पढ़ा है कि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है। इसे अवस्था परिवर्तन करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। अवस्था परिभाषित करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। देखिए, ये प्रोसेस तो हुआ, हमने एक सिस्टम, हमारे पास थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है, उसको हमने ए स्टेट से बी स्टेट पे पहुंचाया। उसके लिए हमने डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू जो है उसके द्वारा कार्य किया गया। अब हम इन्हीं प्रोसेस को विपरीत क्रम में संपन्न करेंगे।
अब हम अवस्था बी से अवस्था ए पर सिस्टम को लाना चाहते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? ये केवल उसी समय पॉसिबल है जब प्रोसेस रिवर्सिबल हो। यदि अवस्था डेल्टा बी को प्रारंभिक अवस्था मानकर, अब हमने क्या करा, बी स्टेट को इनिशियल स्टेट माना, उपरोक्त प्रक्रम को विपरीत क्रम में संपन्न हो, अर्थात निकाय पर डेल्टा डब्ल्यू कार्य किया जाए व निकाय से डेल्टा क्यू ऊष्मा निष्कासित हो। पहले हम निकाय को ऊष्मा दे रहे थे, ठीक है, निकाय से कार्य करवा रहे थे। अब हम निकाय पर, निकाय जो है वो डेल्टा डब्ल्यू कार्य कर रहा है और निकाय डेल्टा क्यू ऊष्मा निष्कासित कर रहा है। हमने जस्ट जो पहले प्रोसेस थे उनको उल्टा कर दिया है, तो हम डेल्टा क्यू जो है वहाँ पर माइनस डेल्टा क्यू साइन का में लेंगे, करना पड़ेगा हमें, और डेल्टा डब्ल्यू जो है उसके आगे भी हमें माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो ये ऊपर इक्वेशन दे दिखा रखी है हमने, उसमें हम एक माइनस साइन की यूज़ करेंगे क्योंकि हम प्रोसेस रिवर्स कर रहे हैं। तो घर्षण, अगर डेल्टा क्यू ऊष्मा निष्कासित हो एवं घर्षण विकिरण आदि से ऊष्मा की कोई हानि न होने पर अवस्था में अंतिम अवस्था ए प्राप्त होने पर आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन होता है? ठीक है, माना कि ये ए स्टेट नहीं मिलती है हमें प्रोसेस करने पर, ए डैश स्टेट मिलती है, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि बी इनिशियल स्टेट है, ए वाली स्टेट आपकी फाइनल स्टेट है, जिसे हमने डैश से रिप्रेजेंट किया है। अभी बाद में हम देखेंगे कि ये डैश और विदाउट डैश ए एक दूसरे के बराबर आते हैं। तो इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी करा। इनिशियल इंटरनल एनर्जी इस केस में बी है, तो हमने यू ए डैश माइनस यू बी करा है, और जो हमारे पास प्रोसेस था ऊपर उसके अंदर मैंने आपसे अभी और रिपीट की थी अपनी बात को कि डेल्टा क्यू के आगे माइनस साइन लगा दिया है, डेल्टा डब्ल्यू के आगे भी माइनस साइन लगा दिया है, एक माइनस साइन हमारे फॉर्मूले में ऑलरेडी है। ठीक है, तो चूँकि हमने रिवर्स उल्टे करे हैं इसलिए दोनों तरफ माइनस साइन यूज़ किया गया। माइनस माइनस आप देख रहे हैं डी डब्ल्यू के साथ में प्लस में कन्वर्ट हो गया है, तो माइनस डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू के बराबर है यू ए डैश माइनस यू बी। इक्वेशन जो हमारे पास ऊपर है उससे आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। देखिए आप इसकी वैल्यू किसके बराबर है, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू यू बी माइनस यू ए के बराबर है। तो यहाँ आपने सब्स्टिट्यूट करा यू बी माइनस यू ए, माइनस साइन हमने एक कॉमन ले लिया था पहले, तो यहाँ पर ये टर्म यू ए माइनस यू बी के बराबर आती है। आप लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, राइट हैंड साइड को देखिए। लेफ्ट हैंड साइड यू ए डैश माइनस यू बी है, राइट हैंड साइड यू ए माइनस यू बी है। ठीक है, एक सेम क्वांटिटी यू बी हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसे हम एक दूसरे से कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या रिजल्ट निकला, यू ए डैश यू ए के बराबर है। अर्थात विपरीत क्रम में प्रोसेस के पुनः प्रारंभिक अवस्था अगर ए प्राप्त हो जाती है तो ऐसा प्रक्रम उत्क्रमण प्रक्रम यानी रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। आइए रिवर्सिबल प्रोसेस की डेफिनेशन देखें। यदि कोई प्रक्रम में बाह्य अवस्थाओं के परिवर्तन को प्रत्यक्ष प्रक्रम के सापेक्ष विपरीत क्रम में विपरीत दिशा में लगाने पर प्रत्येक स्तर पर वही अवस्था प्राप्त होती है जैसी कि प्रत्यक्ष प्रक्रम में हुई थी, तो ऐसे प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाते हैं। आइए एग्जाम्पल से हम और समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हम कंसीडर कर रहे हैं समतापी प्रोसेस का। तो इसके लिए हमने क्या माना, हमने माना कि नियत ताप और दाब पर आदर्श गैस पूर्णतः सुचालक खोखले सिलेंडर में स्थित है। ये आपको फिगर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आइडियल गैस भरी हुई है। इसका प्रेशर और टेम्परेचर जो है नियत ताप व दाब है इसका, उसमें हमने इसके अंदर आइडियल गैस भर रखी है। ये खोखला है लेकिन ये सुचालक है, कंडक्टिंग है ये। तथा सिलेंडर में एक घर्षण रहित पिस्टन लगा हुआ है। ये पिस्टन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें फ्रिक्शन नहीं है, ये फ्रिक्शनलेस है। इसे आप ऊपर नीचे मूव करेंगे तो फ्रिक्शन नाम की चीज़ यहाँ नहीं होगी। अब पिस्टन को धीरे धीरे ऊपर की ओर खिसका कर गैस को प्रसारित करें तो प्रसारण में इसकी ताप में कमी होती है। जैसे ही आप इस पिस्टन को ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे इसको प्रसारित होने दिया जाए तो इसकी ताप में कमी होती है। परंतु आदर्श गैस
सराउंडिंग के सापेक्ष पूर्णतः सुचालक दीवारों के द्वारा ऊष्मीय संपर्क में होने के कारण ऊष्मा ग्रहण करता है और अपना ताप नियत बना लेता है। तो ये तो हुई ए स्टेट से बी स्टेट पहुंचने वाली बात। अब हम देखते हैं कि बी स्टेट से ए स्टेट, इसी प्रोसेस को आपने क्या किया था, सिलेंडर को धीरे धीरे ऊपर प्रसारित होने दिया था, है ना, एक्सपांड होने दिया था। इस केस में हम उसे वापस उसी वर्क के द्वारा कंप्रेस भी करेंगे। ठीक है, तो ये तो इसका ए स्टेट से बी स्टेट पहुंचने वाला प्रोसेस हुआ। आइए बी से ए स्टेट पहुंचने वाला प्रोसेस देखते हैं। तो ये जो समतापी प्रोसेस है, क्योंकि इस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये प्रोसेस समतापी प्रोसेस कहलाता है। अब अब यदि विपरीत प्रक्रम में गैस के दाब को समान वृद्धि धीरे धीरे करें तो गैस समान ऊष्मा निष्कासित कर वो पूर्ण अवस्था में आ जाता है। ठीक है, अब इस प्रोसेस को उल्टा करिए आप। ठीक है, अब इसे धीरे धीरे कंप्रेस करा, गैस का दाब को हमने वृद्धि करी। दाब को वृद्धि करने से क्या हुआ, जो वॉल्स है वो तो सुचालक है, तो ये अपनी जो है टेम्परेचर को वापस से मेंटेन कर लेता है। ऊष्मा को जितनी ऊष्मा उसने ग्रहण करी थी उतनी ऊष्मा को वो निष्कासित कर सकता है, क्योंकि इसके पास सुचालक बाउंड्री है, और इस प्रकार से ये अपनी पूर्ण अवस्था पुनः प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार समतापी प्रक्रम उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। तो क्या देखा हमने, पहला एग्जाम्पल हमने देखा कि समतापी प्रक्रम उत्क्रमणीय प्रक्रम है। आइए सेकेंड एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस। यदि बेलन और पिस्टन पूर्णतः कुचालक पदार्थ से बने हों और पिस्टन को धीरे धीरे ऊपर की ओर खिसका कर गैस को प्रसारित होने दें और उसके ताप और दाब दोनों में कमी होगी। ठीक है, अगर पिस्टन हमारा कुचालक है और गैस को हम प्रसारित होने दे रहे हैं ऊपर की ओर, तो उसके दाब और ताप दोनों में कमी होती है। इस प्रकार के प्रक्रम को एडियाबैटिक प्रक्रम कहते हैं। इस प्रक्रम में अवस्था परिवर्तन के दौरान निकाय की ऊष्मा नियत रहती है। आप जानते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर जो है रुद्रोष्म प्रक्रम के अंदर हीट कांस्टेंट रहती है। ठीक है, ऊष्मा नियत रहती है। अब यदि गैस पर उतना ही, तो ये तो हुआ हमने गैस को ए से बी स्टेट पे पहुंचा दिया, अब हम बी से ए स्टेट पे ला रहे हैं। अब यदि गैस पर उतना ही कार्य जितना कि कार्य सीधे प्रक्रम में किया था कराकर संपीड़ित किया जाए तो गैस अपनी प्रारंभिक अवस्था पुनः प्राप्त कर लेती है। इस प्रकार अत्यंत धीमी गति से किया गया एडियाबैटिक प्रोसेस भी उत्क्रमणीय प्रोसेस होता है। तो पहला एग्जाम्पल हमने देखा समतापी प्रोसेस, अगर स्लो स्पीड से किया जाए एडियाबैटिक प्रोसेस की स्पीड अगर कम हो, स्लो स्पीड से इन सब चीज़ों को किया जाए तो ये उत्क्रमणीय प्रोसेस के एग्जाम्पल हैं। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हम कंसिडर कर रहे हैं कि उत्क्रमणीयता होने के लिए आवश्यक शर्तें क्या है। कोई भी प्रोसेस उत्क्रमणीय होगा उसके लिए क्या कंडीशंस है। तो पहली कंडीशन है प्रोसेस में अवस्था परिवर्तन अत्यंत धीमी गति से होना चाहिए। अभी अभी मैंने चर्चा की थी प्रोसेस कैसे होने चाहिए, धीमी गति से होने चाहिए। तो ये थी हमारी पहली आवश्यक शर्त। दूसरी शर्त है इस पे निकाय के द्रव्य का ताप और दाब परिवेश के यानी सराउंडिंग के प्रेशर और टेम्परेचर से ज़्यादा भिन्न नहीं होने चाहिए। सिस्टम का प्रेशर और टेम्परेचर सराउंडिंग की प्रेशर और टेम्परेचर से ज़्यादा डिफर नहीं करने चाहिए। तीसरी कंडीशन है घर्षण क्षमता प्रतिरोध विकिरण अप्रत्यास्था चालन संवहन आदि ऊष्माशय के स्रोत भी नहीं होने चाहिए। किसी तरह से हीट लॉस का सोर्स नहीं होना चाहिए। आइए हम इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं। यदि किसी प्रक्रम में अवस्था परिवर्तन के दौरान उत्क्रमणीयता की शर्तों का पालन नहीं होता है, अर्थात प्रक्रम में घर्षण शांता विकिरण संचालन संवहन आदि से ऊष्मा का क्षय होता है, लॉस ऑफ हीट के सोर्सेस अगर प्रेजेंट है तो यह प्रक्रम इरिवर्सिबल अणु उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है।
इसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं और दूसरे वे में परिभाषित कर रहे हैं। अणु उत्क्रमण प्रक्रम वे प्रक्रम होते हैं जिसमें बाह्य अवस्थाओं के परिवर्तन को विपरीत क्रम में विपरीत दिशा में लगाने पर निकाय उन्हीं अवस्थाओं से होकर नहीं गुजरता है जिन अवस्थाओं में वह प्रत्यक्ष प्रक्रम में होकर गुजरा था। आइए अणु उत्क्रमण प्रोसेस के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, घर्षण द्वारा उत्पन्न ऊष्मा। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, संचालन, संवहन और विकिरण के द्वारा, रेडिएशन के द्वारा ऊष्मा का संचरण। तीसरा एग्जाम्पल है जूल प्रभाव यानी विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। चौथा है रासायनिक क्रियाएं। सभी रासायनिक क्रियाएं रिवर्सिबल नहीं होती हैं, इरिवर्सिबल भी होती हैं। आइए पहले एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करते हैं। घर्षण द्वारा उत्पन्न ऊष्मा। कोई गतिशील पिंड की ऊर्जा को घर्षण के कारण हानि ऊष्मा के रूप में रूपांतरित होती है। कोई पिंड अगर गतिशील है तो गतिशील पिंड की ऊर्जा घर्षण के कारण उसकी हानि का लॉस हो रहा है, हानि ऊष्मा के रूप में रूपांतरित हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी हीट के रूप में कन्वर्ट हो गई। लेकिन क्या हम इस प्रोसेस को विपरीत क्रम में कर सकते हैं? विपरीत प्रक्रम में यह ऊष्मा गतिज ऊर्जा से के रूप में प्राप्त नहीं हो सकती है। अब आप उल्टा प्रक्रम करना चाहें, जो हीट में कन्वर्ट हो गई थी फ्रिक्शन के कारण, उस हीट को आप वापस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार एक गर्म पिंड से चालन दूसरे पिंड को दी गई ऊष्मा विपरीत प्रक्रम में पहले पिंड को स्थानांतरित नहीं की जा सकती। गर्म पिंड यानी ऐसा पिंड जिसका कि टेम्परेचर ज़्यादा है, दूसरा पिंड को ऊष्मा दे सकता है क्योंकि वो गर्म है दूसरे पिंड से। ऊष्मा हमेशा गर्म पिंड से ठंडे पिंड की तरफ प्रवाहित होती है, ये हम अनुभव से जानते हैं। ठीक है। लेकिन इसका उल्टा नहीं होता है। अणु उत्क्रमण प्रक्रमों का विपरीत दिशा में प्रत्यक्ष प्रक्रम की भांति संचालन संभव नहीं होता है। उत्क्रमण प्रक्रम एक आदर्श संकल्पना है। सब वास्तविक प्रक्रम अणु उत्क्रमणीय होते हैं। रियल लाइफ में जो भी आप प्रोसेस देखते हैं वो सब इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, परंतु उन्हें हम अत्यंत सूक्ष्म उत्क्रमणीय प्रोसेस के रूप में डिवाइड कर सकते हैं। छोटे छोटे इंटरवल्स के लिए वो उत्क्रमणीय प्रोसेस के रूप में विभाजित किया जा सकता है। धन्यवाद। कल हम अपने सेकंड ई लेक्चर के अंदर हीट इंजन के बारे में स्टडी करेंगे। धन्यवाद।